हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो ब्लूम विद शेल्जा। आज हम आईसीएसई बायोलॉजी क्लास सेवन्थ का चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस का ओवरव्यू देखते हैं। इसमें हम समझेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में कि कैसे प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में क्लासीफाई किया हुआ है। और फिर पढ़ेंगे किंगडम्स के बारे में, जैसे कि किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और किंगडम प्लांटे। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले बताया कि बायोलॉजी है क्या। अगर इस वर्ड को ब्रेक करें, बायो और लॉजी। बायो का मतलब लिविंग थिंग्स और लॉजी मतलब स्टडी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को कहते हैं बायोलॉजी, इंक्लूडिंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही लिविंग है, तो दोनों की स्टडीज़ को क्या कहते हैं? बायोलॉजी। तो biologists have identified, named and grouped more than 1 million types of plants and animals। तो बायोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वो साइंटिस्ट जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें बायोलॉजिस्ट कहते हैं। उन्होंने आइडेंटिफाई किया यानी कि पहचाना, नाम रखे और ग्रुप किया। जो सेम करेक्टरिस्टिक्स में मिलते जुलते प्लांट्स और एनिमल्स थे उन्हें ग्रुप किया। टू मेक द स्टडी ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी ईजियर and more systematic, organisms are classified into different groups। अब इनकी क्लासिफिकेशन की क्यों गई है? ताकि इतनी सारी डाइवर्सिटी है, कितने तरीके के एनिमल्स हैं और कितने तरीके के प्लांट्स हैं, तो इनकी स्टडी को ईजी बनाने के लिए इनको क्लासीफाई कर दिया गया इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। उसके बाद आती है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन है क्या? ये एक सिस्टम है जिसमें कि क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। अब ग्रुप और सब ग्रुप्स तो बनाए, पर किन बेसिस पे बनाए? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। क्या सिमिलैरिटीज़ हैं कुछ गिवन ग्रुप्स के बीच में और क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, उनके बेसिस पे इनको क्लासीफाई कर दिया गया। और उसको हमने क्या दिया? क्लासिफिकेशन करना, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स बना देने और उस ग्रुप्स को फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड कर देना। These groups are placed in an hierarchical system to show their relationships। हियरकी मतलब एक सीक्वेंशियल सिस्टम, सीक्वेंस में इनको ग्रुप्स को प्लेस किया जाता है ताकि उनका आपस में रिलेशनशिप अच्छे से जाना जाए। अब क्या नीड थी क्लासिफिकेशन की? हमें क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? सबसे पहले आती है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी क्या होती है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म। Studying a few representatives gives the information about the key feature of the group। कि इम्पॉसिबल है, अब कितने ऑर्गेनिजम्स को आप डीपली इकल्ले को तो नहीं पढ़ सकते। तो क्या किया गया, अगर आप एक ग्रुप के कुछ ऑर्गेनिजम्स को पढ़ लो तो आपको उसका एक ओवरव्यू मिल जाता है कि इस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो किस तरीके के होंगे। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें प्रॉपरली कि ये पर्टिकुलर प्लांट किसकी फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसके लिए एक सिस्टमेटिक स्कीम बनानी बहुत ही ज़रूरी थी। उसके बाद आता है ग्लोबल स्टडी। अब ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हमारे रीजन में पाया जाता है, किसी और रीजन में नहीं पाया जाता। और ऐसा हो सकता है कि किसी और रीजन में हो, हमारे यहाँ पर वो रेयर ही मिलता हो या मिलता ना हो। तो उसके लिए कॉमन रिलायबल सिस्टम बनाना ज़रूरी था कि उस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में डाला जाए। ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ का सिस्टम कुछ अलग है क्लासिफिकेशन का, तो हम उसको किसी और ग्रुप में डाल के बैठे हैं, और दूसरे रीजन का सिस्टम कुछ और है, उन्होंने उसको किसी और ग्रुप में डाला है। तो एक कॉमन क्लासिफिकेशन सिस्टम चाहिए था जो कि यूनिवर्सल हो, पूरे वर्ल्ड में उसे माना जाए, लोकल ना हो। तो इसलिए भी ज़रूरत थी क्लासिफिकेशन की। ऑल लिविंग थिंग्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब लिविंग थिंग्स दो ही तरीके की होती हैं, या तो वो प्लांट्स होगा या फिर वो एनिमल्स होंगे। बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ इन देयर करेक्टरिस्टिक्स, ये फर्दर डिवाइडेड किए जाते हैं इनटू स्मॉल डिविजन्स एंड क्लासेस। आगे इनकी सिमिलैरिटीज़ देख देख के, इनकी क्या क्या करेक्टर्स हैं, ये सब देख के आगे इनको छोटे डिविजन्स में या क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। क्लासिफिकेशन हमें मदद करती है ग्रुपिंग करने की एनिमल्स की इन अ सिस्टमेटिक मैनर, इन अ प्रॉपर मैनर, ताकि हमें उनकी स्टडी करने में ईजी रहे। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या एडवांटेजेस हैं क्लासिफिकेशन की? सबसे पहले आती है डाइवर्सिटी। क्लासिफिकेशन एक ओवरव्यू देती है
ऑफ फुल रेंज ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द लिविंग थिंग्स। डाइवर्सिटी होती है वेराइटी, कि कितनी वेराइटी ऑफ, अब हमारे अराउंड कितने वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनका एक ओवरव्यू दे देती है ये क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ये एक प्रॉपर मेथड हमें प्रोवाइड करती है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक अननोन या फिर नॉन ऑर्गेनिज्म को। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी स्पीशीज़ दिख गई है जो पहले कभी नहीं देखी, तो कुछ उसमें ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होंगे जो किसी ना किसी ग्रुप के साथ मैच कर रहे होंगे, तो ये क्या कर रहा है, हमें एक आसानी प्रोवाइड कर रहा है और हम उन्हें एक प्रॉपर ग्रुप में प्लेस कर पा रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसके बाद आता है इंटर रिलेशनशिप। इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। अब क्लासिफिकेशन से हमें पता लगता है कि कुछ ना कुछ दो अलग अलग ग्रुप्स में रिलेशनशिप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है एवोल्यूशनरी इंसाइट्स, कि एक आइडिया प्रोवाइड करता है कि कैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंपल से कम्प्लेक्स फॉर्म्स में इवॉल्व हो गए हैं। अब सिंपल फॉर्म जैसे कि अमीबा ले लो, पैरामीशियम ले लो, ये भी एनिमेलिया में ही आते हैं, किंगडम एनिमेलिया के ही पार्ट हैं। पर वहीं कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स ले लो, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, हमें वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स हैं, हर एक अच्छा सिस्टम है, और वहीं उनमें नहीं है। तो वो क्या है, सिंपल से कम्प्लेक्स में किस तरीके से इवॉल्व हुए, कैसे धीरे धीरे स्टेप्स आते गए, ये सारा वो क्लासिफिकेशन बताता है। रिप्रेजेंटेटिव लर्निंग, अब थोड़े ही मेंबर्स, एक किंगडम के थोड़े ही मेंबर्स को पढ़ के आप बाकी सारे ग्रुप के बारे में भी जानकारी पता कर सकते हो। अब ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में क्यों डाला है, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटीज़ होंगी, कुछ भी नहीं बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होंगी। तो आपको थोड़े से ही मेंबर्स को पढ़ करके सारे ग्रुप की जानकारी मिल जाती है, तो इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव लर्निंग। तो नेक्स्ट है सिस्टमैटिक लर्निंग। क्लासिफिकेशन जो है ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को एक प्रॉपर सिस्टम में ला रही है कि किस तरीके से पढ़ना है, प्रॉपरली सिस्टमेटिकली हम उसको ईजिली पढ़ पा रहे हैं और जान पा रहे हैं कि क्या रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। अब हायरार्की क्या है, क्या सीरीज़ है, किस तरीके से उन्हें रैंक किया गया है। अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें रैंक किया गया है पहले तो किंगडम्स में, जो कि हाईएस्ट रैंक है, मतलब इस तरीके से ऊपर से नीचे ऐसे जा रहे हैं। उसके बाद फाइलम्स या डिवीज़न भी कहते हैं इन्हें, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस एंड स्पीशीज़। अब इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपका स्कूल है, तो किंगडम हो गया स्कूल, अब आगे उसमें अलग अलग क्लासेस हैं, ठीक है। अब उन क्लासेस, फॉर एग्जांपल क्लासेस भी, स्टैंडर्ड्स भी अलग अलग हैं, कोई फर्स्ट है, कोई सेकंड है, कोई थर्ड है। फॉर एग्जांपल 7th क्लास है, अब 7th क्लास के भी आगे अलग अलग सेक्शंस हैं, अब उन सेक्शंस में भी अलग अलग बच्चे हैं। अब उस बच्चे में से किसी एक बच्चे को ढूंढना हो तो उसका भी तो एक अपना नाम है, तो इसी तरीके से ये क्लासीफाई किए गए हैं। तो जो जीनस और स्पीशीज़ है वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम है, साइंटिफिक नाम है। जैसे कि होमो सैपियंस, होमो सैपियंस कौन होते हैं, ह्यूमन बींग्स, तो जो होमो है वो जीनस हो गया और जो सैपियंस लिखा है वो उसकी स्पीशीज़ हो गई। इस तरीके से ये बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर होता है। तो जो जीनस होता है उसका पहला वर्ड कैपिटल होता है और जो स्पीशीज़ होता है उसका वर्ड जो होता है वो स्मॉल होता है। और ये तो टाइप किया गया इसलिए अंडरलाइन नहीं किया हुआ, पर जब आप अपनी पेंसिल से हैंड राइटिंग में अपनी में लिखोगे तो इन्हें सेपरेटली अंडरलाइन भी करोगे। अब आता है लिविंग वर्ड की क्लासिफिकेशन। तो पहले क्या कर दिया गया था, सारे ही ऑर्गेनिजम्स जो थे उन्हें 2 किंगडम्स में ऐसे ही क्लासीफाई कर दिया गया कि जो एनिमल दिख रहे हैं उन्हें एनिमेलिया में डाल दिया और जो प्लांट्स हैं सारे के सारे को किंगडम प्लांटी में डाल दिया। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन करी गई। अब इस सिस्टम ने प्रॉब्लम कॉज कर दी, कैसे, क्योंकि जो बैक्टीरिया भी थे, बैक्टीरिया अलग कैटेगरी है, उन्हें भी प्लांट्स के साथ ही डाल दिया गया। अब बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि उनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अब बैक्टीरिया जो हैं इनकी सिमिलैरिटीज़ प्लांट्स के साथ नहीं मिल रही थी, तो ये था कि इनको अलग किंगडम्स में, अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाए। उसके बाद क्या था, कुछ प्रोटोजोन्स जैसे कि यूग्लेना, इनमें क्लोरोफिल तो था प्लांट्स की तरह, पर इनमें सेलुलोज की
सेल वॉल नहीं थी और उनमें एक आई स्पॉट प्रेजेंट था जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। अब कैसे यूग्लिना को क्या किया, यूग्लिना एक प्रोटोजोन है और उसमें क्लोरोफिल तो है, प्लांट्स की एक करेक्टरिस्टिक है कि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, पर प्लांट्स की ये भी करेक्टरिस्टिक है कि उनके सेल के ऊपर सेलुलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पर इसमें सेलुलोज की सेल वॉल प्रेजेंट थी ही नहीं। और साथ में इसके ऊपर एक आई स्पॉट प्रेजेंट था। अब आई स्पॉट, आई, अब प्लांट्स में तो आईज होती नहीं है, तो वो इसका करेक्टरिस्टिक जो था वो एनिमल्स में मिल रहा था, तो इसको तो किसी में जगह ही नहीं मिल पा रही थी ढंग से, ये मैच ही नहीं हो पा रहा था किसी के साथ। इसलिए इन लिमिटेशंस को, इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए R.H. विटेकर ने प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कब? 1969 में। अब इसका क्या बेसिस थे, किस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हुई? तो ये क्लासिफिकेशन की गई ऑन 5 बेसिस। वो 5 बेसिस क्या थे? पहला था सेल स्ट्रक्चर, उसके बाद क्या बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है, फिर न्यूट्रिशन किस तरीके का है, रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, और फाइलोजेनी यानी कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है उसकी। तो इन्हें 1 बाय 1 अच्छे से समझते हैं। सेल स्ट्रक्चर, अब जो सेल है जहाँ तो वो प्रोक्रिएट हो सकता है, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। अब ट्रू न्यूक्लियस से क्या मतलब है? जो जेनेटिक मटेरियल है, DNA या RNA दोनों में से कोई जेनेटिक मटेरियल है, वो इनक्लोज्ड है इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो उसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही नेक्ड नहीं घूम रहा साइटोप्लाज्म में, तो वो तो हो गया एक ट्रू न्यूक्लियस। तो अगर जेनेटिक मटेरियल जो है नेक्ड ही घूम रहा है, ऐसे ही घूम रहा है साइटोप्लाज्म में, के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, तो उसे कहते हैं फॉल्स न्यूक्लियस कह लो या प्रोक्रियोटिक न्यूक्लियस कह लो। तो प्रोक्रियोटिक सेल्स जो हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही घूम रहा होता है, उसके ऊपर कोई एक वेल डिवेल्प्ड मेम्ब्रेन जिसे हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं वो प्रेजेंट नहीं होती है। वहीं यूक्रियोटिक जो होते हैं उनमें एक प्रॉपर वेल डिवेल्प्ड ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल्स जो हैं इनमें वेल डिवेल्प्ड न्यूक्लियस इनक्लोज्ड होता है बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वही बात हुई कि वेल डिवेल्प्ड न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड है, उसे कह दिया यूक्रियोटिक सेल्स। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सच सेल्स आर कॉल्ड एज यूक्रियोट्स। और वहीं बैक्टीरिया हो गया, BGA हो गया, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, उनमें जो है न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अब न्यूक्लियर मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि DNA या RNA। मोस्टली DNA होता है, कुछ जैसे कि वायरस वगैरह हो गए या कुछ बैक्टीरियाज में RNA भी जेनेटिक मटेरियल होता है। वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, यानी कि वो लैक करते हैं, उनमें एब्सेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सच सेल्स आर कॉल्ड एज प्रोक्रियोटिक सेल्स, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? प्रोक्रियोट्स। सेकंड आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब उसमें एक ही सेल प्रेजेंट है, मल्टीसेलुलर उसमें एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट हैं, यानी कि उसमें टिश्यू भी बनेंगे, ऑर्गन भी बनेंगे, हो सकता है ऑर्गन सिस्टम भी बन जाए। अब एक ही सेल है तो एक सेल टिश्यू बना सकता है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज टिश्यूज़। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही टिश्यू बना पाएगा। तो अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ही है तो ना वो टिश्यू बनाए, ना ऑर्गन बने, तो ना ही ऑर्गन सिस्टम बने। तो मल्टी सेलुलर होगा तो ये सब बना पाएगा, नहीं तो नहीं। तो इन बेसिस पे उन्हें क्लासीफाई करा गया। तीसरा आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी कि फोटोसिंथेटिक, वो जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जिनमें क्लोरोफिल है। अपना खाना खुद कौन बनाएगा? प्लांट्स ही बना सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक यानी कि होलोजाइक, यानी कि वो किसी और पे डिपेंडेंट है खाना खाने के लिए, वो खुद अपना खाना नहीं बना सकते, जैसे कि हम या बाकी एनिमल्स। प्लांट्स ही सिर्फ ऑटोट्रॉफिक हैं, बाकी मोस्टली क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक ही होते हैं। एनिमेलिया अगर किंगडम में देखा जाए तो सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक ही होते हैं, कि हम किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं खाना खाने को, हम खुद अपना खाना नहीं बना सकते, अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते। उसके बाद रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो एब्सेंट होती है इन टू प्रोक्रियोट्स, और प्रेजेंट्स होती है इन मोस्ट ऑफ द यूक्रियोट्स। सब में नहीं, मोस्ट में, मतलब कई यूक्रियोट्स में, काफ़ी सारे यूक्रियोट्स में
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, पर सब में नहीं होती, एक्सेप्शंस भी होती हैं। अगला आता है फाइलोजेनी यानी कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि कैसे एवोल्यूशन हुआ, कैसे सिंपलर फॉर्म्स में आगे आगे चेंजेस होते होते कम्प्लेक्स फॉर्म्स बनी। यानी कि सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आए होंगे, उससे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आए होंगे जिनमें एक सेल प्रेजेंट है और प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया है। उसके बाद धीरे 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 मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आगे होंगे, फिर धीरे धीरे फंजाई आगे होंगे, प्लांट्स आगे होंगे, एनिमल्स आगे होंगे, इस तरीके से। तो इन्हें ऐसे ही क्लासीफाई किया गया सिंपलर टू कम्प्लेक्स फॉर्म्स में। नेक्स्ट आ जाता है डू यू नो, कि वायरस जो है ये कनेक्टिंग लिंक्स हैं बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब वायरस जो है वो बीच में फंसा हुआ है, इसे प्रॉपर आप लिविंग भी नहीं कह सकते, नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते। कैसे? इसका काम जो है वो हाईजैक का काम है। अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बुक पे एक वायरस आके पड़ा हुआ है, तो वो उस वक्त डेड है, वो कुछ नहीं कर सकता आपका, पर वहीं वो आपकी स्किन पे आ गया, आपके हाथ वगैरह को लग के आपकी बॉडी के अंदर चले गया, तो साथ में वो एक्टिव हो जाएगा, आपका सारा का सारा सिस्टम हाईजैक कर लेगा। तो इसी वजह से इसको कह नहीं पा रहे कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये बीच में ही अटका हुआ है। तो वायरस अब किस तरीके का होता है? वायरस में 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, हेड, नेक और बेस। हेड में क्या होता है? उसके हेड में डीएनए प्रेजेंट होता है, ये आगे नेक, उसके बाद एक लंबी सी कॉलर शीट आती है और नीचे आते हैं छोटे छोटे फाइबर्स, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। वायरस आर ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट। वही बात है, अगर होस्ट की बॉडी के बाहर पड़ा है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर वहीं वो आपके अंदर चले गया तो सारा का सारा सिस्टम हाईजैक कर लेगा, बीमार कर देगा। दे आर मेड अप ऑफ जेनेटिक मटीरियल डीएनए और आरएनए इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीनेशियस कवरिंग कॉल्ड एज कैस्पिड। अब ये इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो डीएनए हो सकता है या आरएनए। मोस्टली वायरसेस में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। और किस में इनक्लोज होता है? ये जो ऐसे का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये एक प्रोटीनेशियस कवरिंग है, प्रोटीन की कवरिंग है जो कि जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रखती है, इनक्लोज करके रखती है, इसे हम कहते हैं कैस्पिड। दे कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, प्लांट्स को भी कर सकते हैं और एनिमल्स को भी कर सकते हैं। अब आ जाती है आर.एच. विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आर.एच. विटेकर ने सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासीफाई कर दिया बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़। और ये 5 जो हमने पढ़े क्राइटेरियाज, इनके बेसिस पे पहला आ गया किंगडम मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। तो पहले इस फ्लो चार्ट से ओवरव्यू ले लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई किया। पहले तो देखा सेल स्ट्रक्चर किस तरीके से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अलग अलग कर दिया। जो प्रोकैरियोट्स थे यानी कि उनमें यूनिसेलुलर अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट था, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, उन्हें अलग कर दिया गया। और यूकैरियोट्स जो कि प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस लेके बैठे थे, उन्हें अलग कर दिया, यूकैरियोट्स में डाल दिया। तो प्रोकैरियोट्स में आ गए मोनेरा, किंगडम मोनेरा, जिनमें यूनिसेलुलर अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस यानी कि फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट था। उसके बाद यूकैरियोट्स को क्लासीफाई कर दिया यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर में। क्या देखा? उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखी। अब यूनिसेलुलर में आ गए प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के सारे मेंबर्स। क्यों? क्योंकि इनमें न्यूक्लियस तो वेल डेवलप्ड था, पर सेल एक ही था, यूनिसेलुलर थे, उसके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट था। और मल्टी सेलुलर को फर्दर आगे डिवाइड कर दिया गया विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल, कि सेल वॉल प्रेजेंट है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही तो नहीं प्रेजेंट, ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो विद सेल वॉल में आ गए किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे। अब उन्हें फर्दर किस तरीके से डिवाइड किया? वो जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, वो जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, उसमें आगे किंगडम फंजाई। और वो जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है और सेल वॉल भी प्रेजेंट है, वो हो गए किंगडम प्लांटे। और वहीं विदाउट सेल वॉल तो सीधे ही आ गए किंगडम एनिमेलिया।
अब फर्दर किंगडम प्लांटे को आगे डिवाइड किया गया क्रिप्टोगैम्स और फ्नेरोगैम्स में। अब क्रिप्टोगैम्स कौन से होते हैं? जो सीडलेस नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। अब आपने देखा होगा हर प्लांट में फ्लावर तो होता नहीं, ठीक है, तो उन्हें क्या दिया गया? क्रिप्टोगैम्स, जिनमें ना तो फ्लावर बनते हैं और ना ही और सीडलेस होते हैं, ना ही सीड्स होते हैं उनके। और फ्नेरोगैम्स में कौन आ गए? फ्लावरिंग प्लांट्स आ गए जिनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं। क्रिप्टोग्राम्स की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन कर दी गई, एल्गे हो गया, मॉसेस हो गए और फर्न्स आ गए इनमें। और वहीं नैरोगैम्स में आ गए फर्दर क्लासिफिकेशन की गई, सीड्स नेक्ड हैं या सीड्स फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड हैं। सीड्स नेक्ड है यानी कि सीड्स ऐसे ही आपको ऊपर दिख रहे हैं, और फ्रूट के अंदर इनक्लोज है, जैसे कि मैंगो में आपके फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होती है। तो जिनके तो फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होती है उन्हें क्या दिया गया? एंजियोस्पर्म्स। और जिनके सीड्स नेक्ड होते हैं, ऐसी फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या दिया गया? जिम्नोस्पर्म्स। और वहीं किंगडम एनिमेलिया को देखो, उसकी आगे क्लासिफिकेशन कर दी गई इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में। इनवर्टिब्रेट्स जिनमें वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट नहीं होती, और वर्टिब्रेट्स जिनमें वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होती है, बैकबोन। तो नेक्स्ट जो किंगडम्स हैं उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ yes, so like and subscribe to BioBloom with Shelza. See you in part 2. Thank you so much for watching.